हेलो। पिछले वाले वीडियो में हमने 2016 वाला जो है पेपर किया था। आज कर रहे हैं हम रीट का 2011 वाला पेपर। ठीक है, तो देखना इसमें पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का कर रहे हैं हम, सिर्फ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कहते हैं आपको। ठीक है, टीचिंग साइकोलॉजी। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन पूछा है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का क्या है, अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आपका जो विकास होता है ना वो किसकी तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये क्या होगा, आपका असत्य कथन हो जाएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ये जो 4 अवस्थाएं होती है आपकी, ठीक है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है ये, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका वंशक्रम और वातावरण का। चौथा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण, अनुभव संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं शब्द पूछा है इसने, कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा, सामाजिक संचरण। ठीक है, सामाजिक संचरण जो है आपके बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयोगी है, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन और सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण या अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसमें सबसे उपयुक्त साधन क्या हो जाएगा, मतलब सबसे उपयुक्त व्यूह रचना कौन सी होगी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समस्या के अर्थ को जानना, ठीक है, वातावरण के दोष, कमी और रिक्तियों के प्रति सजगता रखना, ये है आपके सृजनशील बालकों की विशेषता। और ये किसने बताई थी, आपके आईजेंक ने। ठीक है, आपके आईजेंक था मनोवैज्ञानिक, आईजेंक के अनुसार है ये। उसके बाद एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की क्या डाल रखी है, आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को क्या टाको, खूंटी पर टाको। लड़की ने अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टाक देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या उपरोक्त सभी का। तो ये होता है आपका श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण। ठीक है, श्रृंखलागत अधिगम का मतलब है कि श्रृंखला के रूप में सीखना, अंदर आना, उसका कोट को उतारना और उसको खूंटी पर लगाना। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम का ज्ञान। बाह्य अभिप्रेरणा में कौन से जो है आपके सम्मिलित किए जाएंगे, तो बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित होंगे आपके ये सभी। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाएगा। ठीक है, तो मतलब वह प्रक्रिया जिसमें दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, मतलब कोई अपन क्या करेंगे, दूसरों के व्यवहार को देख के सीखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखेंगे। ठीक है, यानी कि खुद उसको अप्लाई करके नहीं देखेंगे, दूसरों ने क्या किया उसको देखकर सीखेंगे। तो सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या आकस्मिक अधिगम। तो ये आपका किस प्रकार का अधिगम होगा, ये होगा आपका सामाजिक अधिगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण। कौन सा लक्षण है जो अधिगम निर्योग्यता को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना,
अवधान संबंधी बाधा या विकार या अभिप्रेरणा का अभाव। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है इनमें से? तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण हो जाएगा आपका अवधान संबंधी बाधा या विकार। उसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है इसने कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा होगा? संचार के साधन, अध्यापक, समवयस्क समूह या परिपक्वता एवं आयु। तो व्यक्तिगत कारक पूछा है इसने, यानी कि ऐसा कारक जो अधिगम को प्रभावित करे और व्यक्तिगत हो। तो व्यक्तिगत कारक कौन सा हो जाएगा? परिपक्वता एवं आयु। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। यानी कि उसने क्या किया, अपनी गेंदबाजी को तो विकसित कर लिया, लेकिन वह बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं करेगा। उसने जो बॉलिंग सीखी है वो उसकी बैटिंग को प्रभावित नहीं करेगा। इसे क्या कहेंगे? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ठीक है, कौन सा कथन है जो व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को सही रूप में दिखा रहा है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या उपरोक्त सभी। यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से नहीं दर्शा रहा है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? फर्स्ट वाला, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या कर दी। ठीक है, किसके? व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में। लेकिन पियाजे ने किस संदर्भ में आपकी जो है, जीन पियाजे ने किस संदर्भ में व्याख्या की है वो इसने पूछा है। तो ये विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए उसने संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में क्या कहा है? व्याख्या की है या उनके बारे में बताया है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यानी कि जो अभिसारी चिंतन है वो किसके लिए किया गया है? तो ये बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने यह सृजनात्मकता के लिए अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था? बुद्धि के लिए। गिलफोर्ड ने बुद्धि के लिए, सॉरी ये बुद्धि के लिए नहीं आएगा, किसके समान अर्थ में किया है? ठीक है, तो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया था। बुद्धि के लिए नहीं किया था, सृजनात्मकता के अर्थ में किया था। ठीक है, अभिसारी अपसारी आपके लेंस भी होते हैं। ठीक है, अभिसारी अपसारी, तो अभिसारी तो होता है आपका, चलो छोड़ो वो आपके साइंस का क्वेश्चन है। ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में इसने दिया है कि निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि रुचि से रिलेटेड कौन सा कथन जो है आपका असत्य होगा? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, बिल्कुल बदलती है। रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियाँ विचार व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो असत्य कौन सा होगा आपका रुचियों के बारे में? कि देखो जन्मजात अर्जित तो होती ही है, ये भी होती है, और योग्यता अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ये भी सही है। और ये आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आकर्षण विकर्षण का प्रतिबिंब होती है। अभिवृत्ति क्या है आपकी? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो 17 में क्या आ जाएगा आपका? ये जो पहला ऑप्शन है यही क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। तो बाकी ऑप्शन तो जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, डेफिनेशन ही दे दी उसने पूरी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की
नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है? इनमें से व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कौन सी भूमिका है? नाम मात्र की, महत्वपूर्ण, अपूर्वानुमेय या आकर्षक? इन चारों में से कौन सी वाली होगी? तो इसमें क्या आ जाएगा? नाम मात्र की भूमिका हो जाएगी, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा होगा? ये देखो, ये लगभग वही है, इदम अहम पराहम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का वो क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे हर पेपर में, इदम अहम परम अहम या इदम एवं अहम। तो जिनकी पूर्ति नहीं होती ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, अचेतन मन में। ठीक है, तो उनका भंडार ग्रह कौन सा होगा? आपका इदम होगा। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र किससे सहायता करेगा? अपने दबाव से निपटने में। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए कौन सी जो होगी संतोषजनक होगी आपके? ये होगी अतिकल्पना। ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए अतिकल्पना युक्ति जो है आपके संतोषजनक होगी। फिर उसके बाद आ जाओ, ये अतिकल्पना से मतलब है कि जैसे मान लो कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसके पैरों के कारण वो डिसेबल्ड है। ठीक है, तो वो कल्पना कर सकता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। वैसे आजकल तो टूर्नामेंट वगैरह भी होते हैं उनके भी अलग से, डिसेबल्ड लोगों के। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 22, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को या वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो ये लोगों के स्थान पर जानवरों को जो है इसमें प्रतिस्थापित किया गया है। उसके बाद आ जाओ 23, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किसके लिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए। ठीक है, एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश, व्याख्यान विधि या दृश्य श्रव्य सामग्री या ये सभी? सृजनशीलता का पोषण करना है आपको, तो इसमें से इन निम्न में से किसको जो है आपको अपनाना चाहिए? तो यह आएगा आपका विचारावेश, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होती है आपकी क्रिएटिविटी, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी में क्या होगा? वृद्धि होगी। यानी कि आप जितना ज़्यादा सोचोगे आपकी क्रिएटिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो आपका सोचना है ना, ये सीक्वेंसली होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंसली होगा। अगर ये सीक्वेंसली होगा ना और एक ही दिशा में होगा, तब जाके आप उसको सृजनशीलता में कन्वर्ट कर पाओगे। और अगर आपका सोचना सीक्वेंसली नहीं होगा, आप बैठे बैठे वैसे हर कुछ सोच रहे हो, तो फिर वो आपकी सृजनशीलता को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर मानसिक दबाव को बढ़ाता ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इसमें आएगा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, या मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं, यानी कि असत्य कथन के लिए पूछा है इसने? तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी कि एक टीचर के लिए वीकली, यानी कि सप्ताह में लगभग कितने घंटे जो है उसको अध्यापन कार्य करवाना है? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे? तो क्या आएगा इसमें? ये आएगा आपके 45 घंटे। ठीक है, यानी कि 45 आवर्स, यानी कि 45 घंटे उसे वहाँ पर अध्यापन कार्य करवाना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा कराना होगा,
संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सभी कार्य करवाने होंगे उसे, तो उपरोक्त सभी। 26 में कौन सा आएगा आंसर? उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो इसने शांति शिक्षा से रिलेटेड पूछा है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये क्या पता, पर शांति शिक्षा शब्द मैंने पहली बार पढ़ा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस प्रकार की बात की गई है? कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है। से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 2005 में किसके बारे में बात की गई है? तो 2005 में आपकी बात की गई है ज्ञान स्थायी व दिया जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में बात की गई है। फिर देखो क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। क्रियात्मक अनुसंधान और ये एनसीएफ 2005, इससे काफ़ी क्या आपके सिलेबस में पूछेगा ही सही। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य की प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा? इसमें आएगा आपका तीसरा। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है अच्छा क्वेश्चन? क्योंकि जब भी आप उपरोक्त सभी को देखते हो तो टूटकर किस पे पढ़ते हो? उपरोक्त सभी। कि लगाओ उपरोक्त सभी, जहाँ पे दिखे उपरोक्त सभी तो लगाओ उपरोक्त सभी। तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें नवीन ज्ञान की खोज नहीं होती, क्रियात्मक अनुसंधान में नवीन ज्ञान की खोज नहीं होती, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन ध्यान रखना इसकी। तो एक डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, किसके अनुसार? गुड के अनुसार, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। गुड के अनुसार क्या होगा? गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कार्यों एवं निर्णयों में सुधार हेतु करता है। निर्णयों में सुधार हेतु करता है, जिसका उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? यानी कि परीक्षा सुधार में से कौन से सुधार को सुझाया गया है एनसीएफ 2005 में? खुली पुस्तक परीक्षा को, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन को, सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, या उपरोक्त सभी को। तो इसमें किसको सुझाया गया है, मतलब किसके बारे में बताया गया है?
उपरोक्त सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टूट के पढ़ सकते हैं। उपरोक्त सभी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा।